हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में, प्लास्टिक स्क्रैप जनरेशन के बारे में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग फेंकी हुई प्लास्टिक या स्क्रैप की हुई प्लास्टिक को रीयूज करके रीमेल्ट करके नए प्रोडक्ट को बना सकते हैं। प्लास्टिक की इस प्रोसेस को हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्लास्टिक स्क्रैप से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे जरूर डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 4 लाख टन प्लास्टिक स्क्रैप जनरेट प्रति वर्ष होता है। और इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% यानी 93 लाख टन प्लास्टिक स्क्रैप जनरेशन केवल इंडिया में होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि केवल हम 15 से 20% प्लास्टिक के स्क्रैप को ही रीयूज और रिसाइकिल कर पाते हैं। तरीके से देखा जाए तो टोटल 85% ऑफ प्लास्टिक स्क्रैप, लगभग 70 लाख टन प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते और इसको एटमॉस्फेयर में हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते जा रहा है। और प्लास्टिक की वैल्यू को देखते हुए अगर हम बात करें, जैसे कि प्लास्टिक की वैल्यू वैरायटी के कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। 100 रुपीज पर केजी से लेके 400 रुपए, 500 रुपए और उससे अधिक की प्लास्टिक की वैल्यू होती है। और मैं इस स्क्रैप को अगर बात करूं, अगर 50 रुपीज केजी के हिसाब से भी मैं हम कैलकुलेट करें तो लगभग 3,500 करोड़ का प्लास्टिक को हम पर ईयर स्क्रैप कर रहे हैं। और इस स्क्रैप को बचाया जा सकता है लोगों की जानकारी के हिसाब से, लोगों को अवेयर करा के इस स्क्रैप को रीयूज किया जा सकता है और बहुत अधिक मात्रा में पैसे को वापस रीयूज किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, जो वेस्ट हो रहा है उसको रोका जा सकता है। और अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग समझे तो 3,500 करोड़ रुपए से हमारे देश की गरीबी को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्लास्टिक को कैसे अधिक से अधिक मात्रा में रिसाइकिल किया जा सकता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। इनका सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रैप को कलेक्ट करना। स्क्रैप को हमें कलेक्ट करना है और एक जगह इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में स्टेप नंबर 2 आता है उसको सॉर्टिंग करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है प्लास्टिक की वैरायटी अलग अलग होती है, वैरायटी के हिसाब से प्लास्टिक को अलग अलग करना होता है। स्टेप नंबर 3 में की हुई प्लास्टिक को हमें क्लीन करना है और ड्राई करना है। नंबर 4 स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक के साइज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, रिग्राइंड करना है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना है। और नंबर 5 में उसको मेल्ट करके एक्सट्रूजन की हेल्प से उसको थ्रेड्स हमें बनानी है, उसको एक्सट्रूड करना है। और नंबर 6 स्टेप में उस एक्सट्रूड को उस जो थ्रेड हमने प्लास्टिक की बनाई है उसको कट करके ग्रेनुल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और नंबर 7 स्टेप में उन ग्रेनुल्स को पैकेजिंग करके कैटेगरी के हिसाब से, प्लास्टिक की वैरायटी के हिसाब से अलग अलग पैक करके हमें अलग अलग कंपोनेंट में यूज करना है। तो ये थी प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की पूरी प्रोसेस। तो आपने अभी यहाँ पे समझा। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग में आने वाले चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहले चैलेंज यही है कि जैसे अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया कि टोटल प्लास्टिक का लगभग 80% हिस्सा हम लोग रिसाइकिल नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन यही है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी की प्लास्टिक एक जगह मिक्स हो जाती है और हम उसको रिसाइकिल नहीं कर पाते। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसको सॉर्टिंग करना, क्योंकि प्लास्टिक की कॉस्ट बहुत कम होती है और अगर किसी हम एक मजदूर को भी उसको सॉर्टिंग करने में लगाए तो वो पूरे दिन में जितना सॉर्टिंग करता है वो उसकी मजदूरी के बराबर नहीं हो पाता और उस काम को करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है। इसी समस्या पे काम करने के लिए हमें जो है मिक्स करने से पहले ही काम करना है। वो मिक्स करने से पहले ही लोगों को अवेयर करना है और बताना है ताकि ये अलग अलग वैरायटी की प्लास्टिक मिक्स ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें हम लेके आए हैं जिसका पर्पज लोगों को अवेयर करना है और प्लास्टिक मिक्सअप को होने से रोकना है। इसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जैसे जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उनमें नंबरिंग सिस्टम डाला हुआ है। प्लास्टिक बनने के बाद में कौन से मटेरियल से बनी है ये पहचानना आसान नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए पहचानना आसान नहीं है जो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते। इसके लिए एक नंबरिंग सिस्टम है। नंबरिंग सिस्टम में बात करेंगे, एक ट्रायंगल में नंबर बना होता है जैसे कि आप अभी फोटो में देख पा रहे हैं। रिसाइकलिंग नंबर 1 बना होता है, पैट मटेरियल होता है। पैट मटेरियल का फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलिन टरपेटलेट।
पैक मटेरियल से जितने तरीके की भी बोटल्स होती हैं, वो वाटर बोटल्स हो या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जितनी बोटल्स हम यूज करते हैं वो रिसाइक्लिंग नंबर 1 पैक मटेरियल की बनी होती है। अतः हमें इस तरीके की प्लास्टिक को अलग रखना है, बोटल्स को अलग रखना है, 1 नंबर की प्लास्टिक को अलग रखना है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे रिसाइक्लिंग नंबर 2 एचडीपी मटेरियल, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। जितने भी तरीके के शैम्पू बोटल्स हैं और वॉशिंग पाउडर्स और जितने भी केमिकल्स में हम लोग कंटेनर, छोटे छोटे कंटेनर यूज करते हैं, वो सभी एचडीपी मटेरियल के बने होते हैं। और इस साथ ही साथ जितने भी मिल्क जग, पाउचेज जो बने होते हैं वो एचडीपी मटेरियल के बने होते हैं। इस प्रकार हम लोग जो है जितनी भी प्लास्टिक मोस्टली जो फूड ग्रेड में यूज किया गया है उन पे रिसाइक्लिंग नंबर लिखना कंपलसरी है। तो नंबर देख के भी हम लोग प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और मिक्सअप होने से रोक सकते हैं। नंबर 3 पीवीसी मटेरियल, जितने भी तरीके के ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सॉफ्ट तरीके के बने होते हैं वो पीवीसी मटेरियल के बने होते हैं, और क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं वो पीवीसी मटेरियल के बने होते हैं। अब बात करते हैं रिसाइक्लिंग नंबर 4 एलडीपीई मटेरियल। एलडीपी मटेरियल होता है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, जिसमें बहुत तरीके के फूड को रैप करने के लिए। नंबर 4 की बात करते हैं तो वो होता है एलडीपी मटेरियल, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। जितने भी तरीके के फूड, ब्रेड के जो पैकिंग होती है वो एलडीपी मटेरियल की होती है, और जितने भी पाउचेज हम यूज करते हैं वो मोस्टली एलडीपी मटेरियल के बने होते हैं। और स्पेशली कैरी बैग, जब हम लोग मार्केट में कुछ वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, जो कैरी बैग हम सब यूज करते हैं वो एलडीपी मटेरियल के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्लास्टिक को नंबर के हिसाब से भी अलग अलग सेपरेट रख सकते हैं ताकि मिक्सअप होने से बचा जा सके। एंड रिसाइक्लिंग नंबर 5 की बात करें तो वो होता है पीपी मटेरियल। पीपी मटेरियल की अगर हम बात करें, जितने भी लंच बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, वो सब जो है रिसाइक्लिंग नंबर 5 मतलब पीपी मेटल के बने होते हैं। उसको हम वहां से देख के भी अलग अलग हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। अब रिसाइक्लिंग नंबर 6 पीएस पॉलीस्टाइरीन, इसमें छोटे कप, छोटे छोटे कंटेनर जो हम किचन में यूज करते हैं वो सब जो है पॉलीस्टाइरीन मटेरियल के बने होते हैं। और एक लास्ट में एक फाइनल नंबर होता है 7, इसमें अदर्स मटेरियल को रखा गया है। इनके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं वो जैसे नायलॉन है, एबीएस है, पीसी है, जितने भी अलग तरीके के मटेरियल हैं उसको नंबर 7 रिसाइकलिंग नंबर में रखा गया है। इस प्रकार हम लोग नंबर के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं और प्लास्टिक मिक्सअप होने से बचा सकते हैं ताकि उसको बाद में सॉर्टिंग करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने प्लास्टिक को वापस लिया और रीमेल्ट करके दोबारा से प्रोडक्ट बनाया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मतलब ये है, एक छोटा सा पहल आप मेरी तरह कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी इसके लिए प्रेरित करता हूँ कि आप सब लोगों को भी बोलता हूँ आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आज की डेट में प्लास्टिक कैरी बैग सबसे बड़ी समस्या है। जब आप कहीं वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो कोशिश करिए प्लास्टिक कैरी बैग वहां से ना ले, और अगर ले भी लिया है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक कैरी बैग को आप घर ले आइए, उसको अच्छी कंडीशन में इकट्ठा कर लीजिए। अब जब आप दोबारा आप वेजिटेबल्स खरीदने जाएं तो उसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से उसी में लेके आ सकते हैं। और फिर भी आप अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपके साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस पॉली बैग को आप रिटेलर को वापस दे दीजिए, वो उसको रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करना भी, प्रोडक्ट को रीयूज करना तो रिसाइकलिंग करने के लिए भी और अच्छा है। इस छोटी सी पहल में मैं एक महीने में लगभग 100 से 120 पॉली बैग को रीयूज करता हूँ, रिसाइकिल करता हूँ। और आप भी इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसा समझता हूँ कि मेरी जानकारी से अगर कुछ लोग भी ऐसा करना शुरू करते हैं तो छोटा छोटा चीज से ही बड़ी चीज हो जाती है। और ये एक बहुत अच्छी सोच है जिससे हम जो है प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पॉली बैग हमारे ड्रेनेज सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। बड़ा बहुत प्रॉब्लम पॉली बैग की वजह से सारी नालियां और ये सब में ड्रेनेज सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के इसको बचा सकते हैं और इसको और प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब हम फाइनली बात करेंगे प्लास्टिक रिसाइकलिंग से होने वाले एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है, हम जो है ओशियन में होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते, प्रोडक्ट को फेंक देते हैं और हमारा ओशियन बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा वहां पे हो जाता है। और नंबर 2 पॉइंट आ जाता है रिड्यूस लैंडफिल वेस्टेज।
लैंडफिल वेस्टेज क्या होता है, जैसे हम लोग जो गार्बेज एक जगह डालते हैं, हमारी जो है लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाइड हो जाता है वो गार्बेज को वहां पे डालने में। अगर हम लोग इस पे स्क्रैप जो जनरेट हो रहा है उसको कम करने का अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लैंडफिल जो वेस्ट है उसको हम कम कर पाएंगे, और हम जो है एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में सहयोग दे सकते हैं अपने देश को, अपने एटमॉस्फेयर को बचाने में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। नंबर 3 आता है जब हम लोग प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं, तो उसमें लोअर कार्बन एमिशन जनरेशन होता है, कम कैटेगरी में कार्बन जनरेट होता है। ये भी एक हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो हम लोग कम प्लास्टिक का यूज करेंगे और हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा पाएंगे। एंड फाइनली नंबर 4, कंजर्व पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी प्लास्टिक का जनरेशन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होता है। अगर हम प्लास्टिक को रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो हमें नई जो प्लास्टिक जनरेट करनी है वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। इस तरीके से हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। अगर हम लोग सब लोग अच्छी अवेयरनेस से काम करें तो 100% भी हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और इस बहुत बड़ी समस्या को हम जीरो कर सकते हैं। जरूरत है आप सभी को इसमें सहयोग करने की, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, और लोगों को जागरूक करने की। थैंक यू वेरी मच।